हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एक नई उड़ान। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रेसिडेंट से रिलेटेड सभी आर्टिकल के बारे में जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। आज इस वीडियो में हम उन्हीं सब आर्टिकल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्रेसिडेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कोई भी गलत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो किस अनुच्छेद में यह बताया गया है? तो आर्टिकल 52 में यह बताया गया है। आर्टिकल आंसर क्या होगा? आर्टिकल 52 में यह बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 52 में। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, किसमें निहित होती है? क्वेश्चन हमारा सेकंड कह रहा है कि भारत के जो संघ पालिका की शक्ति होती है वो किसमें निहित होती है? तो वो राष्ट्रपति में निहित होती है। किसमें मेरे फ्रेंड्स? प्रेसिडेंट में निहित होती है। बट अगर आपसे इस क्वेश्चन के स्थान पर आपसे पूछा जाता कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग इसका प्रावधान किया गया है कि भारतीय संघ की जो कार्यपालिका की जो शक्ति होती है वो किस आर्टिकल में इसका डिस्क्राइब किया गया है? तो अगर आर्टिकल की बात करता तो आर्टिकल 53 में बताया गया है। आर्टिकल 53 में यह बताया गया है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। इसके बारे में जो वर्णन है वो आर्टिकल 53 में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि संघीय कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होगा? तो किस अनुच्छेद में? हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। आर्टिकल 53 में यह बताया गया है कि संघीय कार्यपालिका का जो प्रधान होगा वो राष्ट्रपति होगा, प्रेसिडेंट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद 54 यानी आर्टिकल 54 किससे रिलेटेड है? तो आर्टिकल 54 किससे रिलेटेड है? राष्ट्रपति के निर्वाचन से रिलेटेड है। प्रेसिडेंट यानी एनरोलमेंट ऑफ प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसके बारे में जो डिस्क्राइब मिलता है वो आर्टिकल 54 में मिलता है। 54 में मिलता है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद 59 किससे रिलेटेड है? यानी कि आर्टिकल 59 किससे रिलेटेड है? तो आर्टिकल 59 किससे रिलेटेड है मेरे फ्रेंड्स? राष्ट्रपति के पद के लिए जो शर्तें होती हैं, अगर कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसके लिए क्या शर्तें होती हैं, क्या कंडीशन रखी जाती हैं, उनके बारे में जो वर्णन मिलता है वो आर्टिकल 59 में मिलता है। तो क्या शर्तें रखी जाती हैं मेरे फ्रेंड्स? सर्वप्रथम वह भारत का नागरिक हो। फर्स्ट जो कंडीशन यानी फर्स्ट जो शर्त होती है वो होती है कि सर्वप्रथम भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकंड होती है पागल अथवा दिवालिया ना हो। थर्ड होती है मिनिमम एज जो होनी चाहिए वो 35 होनी चाहिए। और हमारी फोर्थ होती है कि वह किसी भी लाभ के पद पर लाभान्वित ना हुआ हो। ये हमारी शर्तें होती हैं एक राष्ट्रपति बनने के लिए। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे ये 59 आर्टिकल में बताया गया है राष्ट्रपति के पद के लिए जो शर्तें हैं उसका जो डिस्क्राइब मिलता है वो आर्टिकल 59 में मिलता है। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो जो इसका जो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत? तो 60 के तहत शपथ ग्रहण के बारे में जो बताया गया है वो आर्टिकल 60 में बताया गया है। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को जो शपथ है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो होता है वो उपराष्ट्रपति को देता है। याद रखना मेरे फ्रेंड्स, राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है? तो भारत का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है मेरे फ्रेंड? तो भारत का प्रथम नागरिक अभी हमने बताया था, भारत का प्रथम नागरिक हमारा राष्ट्रपति कहलाता है। राष्ट्रपति हमारे भारत का प्रथम नागरिक होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो देश का संवैधानिक प्रधान जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति जो होता है हमारी
सेना हमारी जो तीनों सेनाएं होती हैं, जल, थल और वायु, इन तीनों सेनाओं का जो हेड होता है वो राष्ट्रपति होता है, यानी कि सर्वोच्च सेनाओं का सेनापति जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत के सर्वोच्च सेनाओं का सेनापति जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। इसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया था। भारत की जो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होगा वो राष्ट्रपति होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये किस क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर है क्या मेरे फ्रेंड्स? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन से पूछा जाए मेरे फ्रेंड्स कि हमारा जो मौलिक कर्तव्य है, ये मौलिक कर्तव्य के जो स्रोत, आप आई थिंक क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं सोर्सेस से रिलेटेड, स्रोतों से रिलेटेड। तो मौलिक अधिकार हमारे किस देश से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका से हमारे मौलिक अधिकार यानी मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया। जो स्रोत लिए गए हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जो हमारी संघ है हमारी, अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे संघात्मक जो शासन व्यवस्था है वो किस देश से ली गई है, तो वो कनाडा से। कहाँ से ली गई है मेरे फ्रेंड्स? संघात्मक शासन व्यवस्था के अगर बारे में पूछा जाए या किस देश से ली गई है, तो संघात्मक अगर शासन व्यवस्था के बारे में पूछा जाए तो यह कहाँ से ली गई है? कनाडा से ली गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर मौलिक कर्तव्य के बारे में बात की जाए तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं मेरे फ्रेंड्स? रूस से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य हमारा कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। याद रखना मेरे फ्रेंड्स, अभी यूपी टेट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था मौलिक कर्तव्यों के बारे में। जो मौलिक कर्तव्य जो है किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो रूस से लिए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है उसके जो प्रक्रिया का जो किस संविधान से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। कहाँ से मेरे फ्रेंड्स? अमेरिका से ली गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो एक व्यक्ति को अगर राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित करने की बात की जाए तो उसके लिए कोई एज लिमिट नहीं होती है, चाहे जितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है इसके लिए कोई। लेकिन अगर राष्ट्रपति के लिए स्टार्टिंग शुरुआत में अगर राष्ट्रपति बनने के लिए जो एज लिमिट होती है वो हमारी 35 होती है। 35 से कम एज वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के लिए चुना नहीं जाता है। और अगर बात की जाए कि एक राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित किया जा सकता है, तो इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं होती है, चाहे जितनी बार चाहे वो राष्ट्रपति बन सकता है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पद हेतु योग्यताएं निर्धारित की गई हैं? कौन से अनुच्छेद में यह बताया गया है? उसके जो योग्यताएं होती हैं, क्या एबिलिटी रखी जाती हैं, योग्यताएं होती हैं एक राष्ट्रपति बनने के लिए, तो उसके बारे में जो वर्णन है यानी डिस्क्राइब है वो आर्टिकल 53 में है। किसमें मेरे फ्रेंड्स? आर्टिकल 58 में यह बताया गया है कि एक राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? तो मिनिमम आयु यानी कि कम से कम आयु जो होनी चाहिए मेरे फ्रेंड्स, मिनिमम आयु 35 ईयर होनी चाहिए। 35 ईयर एक राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम आयु 35 ईयर होनी चाहिए और वह भारत का नागरिक होना चाहिए और किसी भी लाभ के पद पर लाभान्वित नहीं होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन होता है? तो भारतीय संसद का अगर हम बात करें भारत की जो संसद होती है, संसद का जो डिस्क्राइब है वो आर्टिकल किस में मिलता है? 79 में मिलता है। अगर संसद की बात की जाए, हमारे पार्लियामेंट की बात की जाए, तो हमारा पार्लियामेंट की जो डिस्क्राइब है वो आर्टिकल 79 में मिलता है। और हमारी जो संसद होती है, हम संसद के बारे में वर्णन करते हैं। जैसे संसद की अगर बात करें तो संसद के जो 3 सदन होते हैं और इन तीनों से मिलकर हमारी संसद का निर्माण होता है। सबसे पहले हमारी होती है राज्यसभा जिसका डिस्क्राइब आर्टिकल 80 में है। उसके बाद है लोकसभा,
लोकसभा, इसका डिस्क्राइब हमारा 81 में है। और हम बात करते हैं राष्ट्रपति, राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, इसका जो डिस्क्राइब है वो 52 आर्टिकल में है। तो हमारे संसद का जो निर्माण होता है, जो संसद हमारी होती है, वो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलाकर हमारी संसद का निर्माण होता है। और अगर संसद की बात करें तो संसद का जो डिस्क्राइब है आर्टिकल 79 में किया गया है। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन होता है? तो भारतीय संसद का तीसरा अंग क्या होता है मेरे फ्रेंड? तीसरा अंग जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है मेरे फ्रेंड? राष्ट्रपति होता है, जिसका डिस्क्राइब 52 आर्टिकल में किया गया है। फर्स्ट होता है हमारा राज्यसभा, सेकंड होती है हमारी लोकसभा, थर्ड होती है हमारी राष्ट्रपति। इन तीनों अंगों को मिलाकर ही संसद का निर्माण होता है। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, जैसे ये हमारी राज्यसभा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? उच्च सदन, उच्च सदन, इसको हम उच्च सदन कहते हैं। लोकसभा को हम निम्न सदन कहते हैं, याद रखना, निम्न सदन। अगर बात की जाए राज्यसभा की, तो राज्यसभा का जो डिस्क्राइब है वो 80 में है और लोकसभा का 81 में है, राष्ट्रपति का 52 में। और राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम जो एज होनी चाहिए वो 35 होनी चाहिए। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संसद को कौन भंग कर सकता है? तो भारतीय संसद यानी पार्लियामेंट को कौन भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति भंग कर सकता है। कौन भंग कर सकता है मेरे फ्रेंड्स? राष्ट्रपति भारतीय जो संसद होती है उसे भंग कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? राष्ट्रपति जो होता है लोकसभा को किस आर्टिकल के अनुच्छेद के तहत भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 के तहत। क्या है मेरे फ्रेंड्स? किस अनुच्छेद के तहत, अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जो होता है वो लोकसभा को भंग कर सकता है? तो लोकसभा को भंग करने के लिए जो आर्टिकल 85 है, इसके अकॉर्डिंग जो लोकसभा होती है उसे भंग किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, किस अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री एवं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है? तो अगर शपथ की बात की जाए तो तृतीय अनुसूची में यह डिस्क्राइब किया गया है, वर्णन किया गया है। फर्स्ट सूची में मेरे फ्रेंड्स, फर्स्ट सूची में क्या बताया गया है? हमारी फर्स्ट सूची में बताया गया है राज्य, संघ और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जो वर्णन है वो हमारी फर्स्ट अनुसूची में है। और अगर बात करें फर्स्ट पार्ट की, अगर पार्ट यानी भाग की बात की जाए तो फर्स्ट भाग में बताया गया है संघ और उनके राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया है, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में बताया गया है। और अगर बात की जाए फर्स्ट आर्टिकल की, तो फर्स्ट आर्टिकल में हमारे केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, हमारे जो जितने भी राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका जो वर्णन है हमारे फर्स्ट आर्टिकल में किया गया है। और अगर हम बात करें सेकंड की, तो सेकंड जो आर्टिकल है उस सेकंड आर्टिकल में हमारे जो वेतन है, वेतन का जो डिस्क्राइब वर्णन है वो हमारे सेकंड सूची में किया गया है। सेकंड सूची में हमारे वेतन के बारे में बताया गया है। थर्ड अनुसूची में हमारे जो शपथ ग्रहण के बारे में वर्णन है वो हमारी थर्ड अनुसूची में है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है किस पद्धति के द्वारा होता है मेरे फ्रेंड्स? तो इसका जो चुनाव होता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय प्रणाली के द्वारा किया जाता है। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या कितनी होती है? तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो संख्या होती है वो कितनी होती है मेरे फ्रेंड्स? 50 सदस्य प्रस्तावक एवं 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं। कितने, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या कितनी होती है, तो दोनों की संख्याएं 50-50 यानी कि इक्वल होती हैं। 50 सदस्य प्रस्तावक एवं 50 सदस्य जो अनुमोदक होते हैं। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं मेरे फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर होगा राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। जैसा कि कुछ इंपॉर्टेंट है फैक्ट्स एंड नोट्स है, जैसे 70वें यानी कि 70
70वें संविधान संशोधन यानी कि 1992 के तहत पुडुचेरी एवं दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनीत 2 एंग्लो इंडियन तथा राज्यसभा में मनोनीत 12 सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे फ्रेंड्स, प्रश्न अगर किया जाता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं, तो राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति का चुनाव किस ढंग से होता है। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है काफ़ी बार कि राष्ट्रपति का चुनाव किस ढंग से होता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है इनडायरेक्ट ढंग से, यानी इनडायरेक्ट तरह से किया जाता है, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से होता है, क्योंकि इसमें जनता डायरेक्ट राष्ट्रपति को नहीं चुनती है। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्व के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। यह जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो इनडायरेक्ट होता है। इसमें राष्ट्रपति को जनता नहीं चुनती है, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्वों के द्वारा ही राष्ट्रपति का चुनाव होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है मेरे फ्रेंड्स। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो है उपराष्ट्रपति को देता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति शपथ ग्रहण कौन कराता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो भारत जो राष्ट्रपति होते हैं उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है, तो संसद के द्वारा महाभियोग की जो प्रक्रिया है उसके अकॉर्डिंग भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। और अगर कोई भी राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाता है तो इसके लिए एक प्रावधान होता है कि उस पद को भरने के लिए मिनिमम जो टाइमिंग होती है वो 6 महीने की होती है, और 6 महीने के अंदर ही उस पद को भर देना अनिवार्य होता है। और जब अगर राष्ट्रपति अपने पद से हटाया जाता है तो उसकी जगह पर उपराष्ट्रपति उसके पद को संभालता है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राष्ट्रपति को उसके महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। तो आर्टिकल जो 61 है, आर्टिकल 61 के अकॉर्डिंग महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है और मिनिमम 6 महीने के अंदर उस पद को भरना अनिवार्य होता है। और जब तक वह पद नहीं भरा जाता है तब तक उस पद पर उपराष्ट्रपति कार्यरत रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित निर्णय कौन करता है। तो राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी निर्णय, जितने भी डिसीजन होते हैं वो कौन लेता है मेरे फ्रेंड्स। तो सर्वोच्च न्यायालय लेता है। कौन लेता है? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जितने भी डिसीजंस होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय लेता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं। अगर सर्वोच्च न्यायालय की बात की जाए, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो 124 आर्टिकल में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का जो डिस्क्राइब है वो आर्टिकल 124 में है। और अगर आपसे उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के बारे में पूछा जाए, उच्च न्यायालय के बारे में पूछा जाए कि उच्च न्यायालय का जो वर्णन है वो किस आर्टिकल में है, तो ये क्या होता है मेरे फ्रेंड्स, 2 हमारा पहले आ जाता है 14 यानी कि 214 में जो वर्णन होता है वो हाई कोर्ट का है। और उच्च न्यायालय का जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिस्क्राइब है वो आर्टिकल 124 में है। और जो हाई कोर्ट का जो डिस्क्राइब है वो 214 में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति जो होता है वो लोकसभा को भंग कर सकता है, बट किसकी सलाह से, तो वो प्रधानमंत्री यानी कि जो प्रधानमंत्री होता है उनकी सलाह से ही राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। तो कौन सा अनुच्छेद यानी कौन सा आर्टिकल, तो 123 आर्टिकल जो है भारतीय संविधान को कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। 123 और 124 आर्टिकल में हमारा सुप्रीम कोर्ट का डिस्क्राइब किया गया है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत करता है।
तो कितने सदस्यों को मेरे फ्रेंड्स 12 मेंबर्स को 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अभी इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, आर्टिकल 123। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र प्रारंभ होने के बाद कितने समय तक रखा जाता है यानी आवश्यक होता है? तो 6 सप्ताह यानी कि 6 सप्ताह। कितने मेरे फ्रेंड? 6 सप्ताह। 6 सप्ताह रखा जाना अनिवार्य होता है। और अगर 6 सप्ताह की बात की जाए तो कितने डेज मेरे फ्रेंड्स? 42 डेज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त होता है? तो राष्ट्रपति को एंग्लो इंडियन के जो सदस्य होते हैं उनको मनोनीत करने का जो अधिकार होता है, वो जो राइट्स होता है वो राष्ट्रपति के पास होता है, प्रेसिडेंट के पास होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों नियुक्त कर सकता है? तो किस आर्टिकल के तहत? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो इंडियन जो 2 एंग्लो इंडियन होते हैं उनको नियुक्त कर सकता है? तो आर्टिकल 331 यानी कि 331 के अकॉर्डिंग इसमें प्रावधान है कि जो 2 इंडियन समुदाय के जो सदस्य होंगे उनकी नियुक्ति होती है आर्टिकल 331 के अकॉर्डिंग। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित उत्पन्न विवाद का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसका निवारण यानी कि इसका सॉल्यूशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग? 124 के अकॉर्डिंग। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह लेता है? तो राष्ट्रपति जो होता है वो प्रधानमंत्री की सलाह से ही राज्यपाल की नियुक्ति करता है, यानी कि जो गवर्नर होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी की मृत्यु दंड को माफ़ कर सकता है? अगर आपसे एग्जाम में या काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में क्वेश्चन से, किस इम्पॉर्टेंट है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी की मृत्यु दंड को माफ़ कर सकता है? तो आर्टिकल 72 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति किसी की भी मृत्यु दंड को माफ़ कर सकता है। कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य को देखते हैं, फैक्ट्स को देखते हैं। जबकि अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 161 के अंतर्गत किसी राज्य के राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यपाल को क्षमा दान की जो शक्ति प्रदान है वो किस आर्टिकल में इसका डिस्क्राइब है, तो 161 में इसका यानी कि 161 में इसका वर्णन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी की मृत्यु दंड, इसके क्वेश्चन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है 72 के तहत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था उसके बाद जो प्रथम राष्ट्रपति बने थे वो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने थे। उसके बाद अगर बात की जाए हमारे संविधान के जो स्थायी सदस्य थे वो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और अस्थायी सदस्य की बात की जाए तो अस्थायी सदस्य जो हमारे थे वो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर हम संविधान की बात कर लें तो हमारा संविधान का जो बनने में टाइम लगा था वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का टाइम लगा था। 18 दिन का टाइम लगा था हमारे संविधान को कंप्लीट होने में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकमात्र भारतीय राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। ये भारत के ये जो हमारे राष्ट्रपति बने थे ये निर्विरोध चुने गए थे। उस टाइम कोई भी राष्ट्रपति ना था। ये प्रथम भारत के देश के हमारे प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे, निर्विरोध चुने गए थे, कोई चुनाव नहीं हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एकमात्र ऐसे
राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे? नीलम संजीव रेड्डी। उसके बाद एकमात्र ऐसे जो राष्ट्रपति कौन थे जो बिना, अगला क्वेश्चन क्या है मेरे फ्रेंड्स, एकमात्र भारतीय राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे, तो कौन थे मेरे फ्रेंड्स? नीलम संजीव रेड्डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे? तो सबसे लंबे समय तक अगर राष्ट्रपति की बात की जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे, लगातार 2 बार रहे राष्ट्रपति। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? तो आर्टिकल 74 के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 74 के अकॉर्डिंग। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले हो गई थी? अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले हो गई थी, तो कौन थे मेरे फ्रेंड? डॉक्टर जाकिर हुसैन डॉक्टर जाकिर हुसैन जी थे, जिनकी मृत्यु कार्यकाल को कंप्लीट किए बिना, यानी कार्यकाल को पूरा करने से पहले ही हो गई थी। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है मेरे फ्रेंड्स? अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति की बात की जाए तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी थी। कौन थी मेरे फ्रेंड? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी जो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? तो आर्टिकल 143 के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 143 के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग मेरे फ्रेंड्स? आर्टिकल 143 के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? तो किसको है मेरे फ्रेंड्स? तो राष्ट्रपति को है, प्रेसिडेंट को है। किसको है मेरे फ्रेंड्स? प्रेसिडेंट को है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति पद की रिक्त को कितने महीने के अंदर भरने का प्रावधान है? इसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया था, 6 महीने के अंदर। अगर कोई भी राष्ट्रपति की उसके कार्यकाल में डेथ या मृत्यु हो जाती है या किसी कारणवश उसे हटाया जाता है, तो उस पद को भरने का जो प्रावधान है, उस पद को भरने के लिए जो प्रक्रियाएं होती हैं वो 6 महीने के अंतर्गत हो जानी चाहिए। अगर 6 महीने का उसका जो टाइमिंग होती है मेरे फ्रेंड्स, अगर राष्ट्रपति, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, राष्ट्रपति पद की नियुक्ति को कितने महीने के अंदर भरने की प्रावधान होते हैं? तो 6 महीने के अंदर, यानी 6 महीने के अंदर। तब तक उसके पद पर उपराष्ट्रपति कार्यरत रहता है। कौन रहता है मेरे फ्रेंड? तब तक उसके पद पर उपराष्ट्रपति कार्यरत रहता है, उसके कार्यभार को संभालता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में अब तक किसी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लगाया गया है या नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा मेरे फ्रेंड? एक बार भी नहीं लगाया गया है। एक बार भी अभी भारत में अब तक किसी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग नहीं लगाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? तो संविधान का अतिक्रमण करने पर। क्या होता है मेरे फ्रेंड्स? संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो दिलाते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा व राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करता है मेरे फ्रेंड्स? तो 14 सदस्य मनोनीत करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस विधेयक, अगला क्वेश्चन क्या है मेरे फ्रेंड? यहाँ पे किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए नहीं लौटाता है? तो धन विधेयक को। अगर धन विधेयक की बात करें तो आर्टिकल 1 यानी कि आर्टिकल 110 यानी कि 110 में जो डिस्क्राइब मिलता है वो धन विधेयक का मिलता है। धन यानी कि धन 10 और धन, इसको हम कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। तो आर्टिकल 110 में जो धन विधेयक का डिस्क्राइब मिलता है, वर्णन मिलता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन करता है? तो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, प्रेसिडेंट करता है। प्रेसिडेंट का जो डिस्क्राइब है वो आर्टिकल 52 में है और इसके लिए मिनिमम एज जो होनी चाहिए वो 35 होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर भी कौन उसे क्षमादान दे सकता है? तो प्रेसिडेंट दे सकता है। कौन दे सकता है? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति दे सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा,
भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करता है? कौन ग्रहण करता है? अगर भारत का जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति उस कार्य पर उपस्थित नहीं है तो उस कार्य को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश संभालता है। कौन संभालता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश संभालता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति की सूची के विषय पर अध्यादेश जारी करता है। तो राष्ट्रपति जो होता है संघ व समवर्ती सूची, संघ व समवर्ती सूची पर। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नए राज्य बनाने संबंधित बिल को पेश करने के लिए मुख्य रूप से किसकी अनुशंसा आवश्यक होती है? तो राष्ट्रपति की। किसकी मेरे फ्रेंड्स? राष्ट्रपति की। उसके बाद नेक्स्ट, कोई भी बिल या कोई भी कानून बनाया जाता है उसमें बिना राष्ट्रपति की सलाह के, बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के उस जो कानून बनाया जाता है उसे पारित नहीं किया जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? तो राज्य में जो राष्ट्रपति शासन की घोषणा है वो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, राष्ट्रपति करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल होता है तो राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार होता है। किसकी इच्छा के अनुसार? राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के किन राष्ट्रपतियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन महाभागा और फरुखुद्दीन रेड्डी की जो मृत्यु है उनके कार्यकाल में ही हुई थी। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियाँ किस अनुच्छेद के अंतर्गत मिलती हैं? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत मिलती है मेरे फ्रेंड्स? भाग यानी कि पार्ट 18 में आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक। अब हम इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आर्टिकल 352 में बताया गया है कि अनुच्छेद ये युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण जो लगाया गया आपातकाल होता है वो आर्टिकल 52 में इसका डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 356 अनुच्छेद में क्या किया गया है? राष्ट्रपति शासन यानी राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर जो आपातकाल लगता है वो आर्टिकल 356 में इसका डिस्क्राइब किया गया है। और आर्टिकल 360 में अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल जिसका न्यूनतम अवधि 2 माह होती है यानी 2 महीने होती है और ये 3 आपातकाल लगते हैं। और इनके किन किन आर्टिकल में इनका डिस्क्राइब है? तो इनमें 4 देखो 4 का गैप है। फर्स्ट हमारा जो आपातकाल लगता है वो कब लगता है मेरे फ्रेंड्स? 352 में। सेकंड लगता है हमारा 356 में और थर्ड लगता है 360 में। तो इन दोनों सब में 4 का डिफरेंट है, अंतर है। तो आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपातकाल, राष्ट्रपति को आपातकाल की शक्तियाँ किस अनुच्छेद के अंतर्गत मिलती हैं? तो आर्टिकल 352, 356 और 360 के अंतर्गत। आई थिंक आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आज हमने जो राष्ट्रपति से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस के बारे में इस वीडियो में डिस्कस किया है। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इसी तरह के वीडियो कंटिन्यू मिलते रहें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।